हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 23 सितंबर का स्टडी चैलेंज है। मैं डेली अपने आप को स्टडी चैलेंज देती हूँ कि मैं इससे 3-4 टॉपिक डेली कर लूँ। तो आज मैं यूनिट 7 करूँगी, 506 ब्लॉक की, और मैथ में एक वीडियो एवरेज की करूँगी। वो लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है। उसके बाद मैं कॉमन एरर करूँगी। मैं तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर रही हूँ कॉमन एरर के लिए, तो उनकी एक वीडियो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। और सबसे मेरे दिन की शुरुआत 5:30 बजे होती है। हम ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी कर रही हूँ। मेरे से एक में कमेंट में पूछा था कि आप किस टाइम पढ़ती हो, कितने बजे उठती हो। तो डियर, यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती हूँ, तो मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। मैं सुबह 5:30 से 7:30 मेरे हस्बैंड चल जाते हैं। मैं लंच और ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं घर के काम बाद में करती हूँ, क्योंकि मैं घर के काम करूँगी मैं थक जाऊँगी, मेरा इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाऊँगी। तो उसके बाद मैं घर के काम बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। उसमें 2 घंटे में मैं मोस्टली सीडी भी पढ़ती हूँ, कभी इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ, जैसा मुझे लगता है मैं उस हिसाब से पढ़ लेती हूँ। सीडीपी 100 नंबर की आएगी, तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीडीपी पढ़ लूँ स्टार्टिंग के 2 घंटे में। उसके बाद मैं 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। 10 से 10:30 भी बज जाता है कभी कभी, लंबा टॉपिक है तो। और उसके बाद मैं अपने घर के काम करती हूँ, नहाना, ये सब, सारे घर की सफाई, ये सब होने में मेरे को 12 बज जाते हैं। और उसके बाद 12 बजे से लंच और ब्रेकफास्ट तो सुबह ही बन जाता है। तो 12 बजे से मैं सेकंड स्टडी स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे 3-4 भी बज जाता है कभी कभी। और उसके बाद मैं 1 या 1.5 घंटे की नैप लेती हूँ। और फिर मैं डेली वॉक पे जाती हूँ। और उससे पहले मैं अपना खाना तैयार करके जाती हूँ कि मुझे आके सिर्फ रोटी सेकनी पड़े। तो मैं घूमने से पहले अपना खाना तैयार करके जाती हूँ कि मुझे आके सिर्फ रोटी सेकनी पड़े। उस बीच में मैं आके फिर 2-3 घंटे पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। कभी कभी अगर रात में भी मन है तो रात में भी पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरा टाइम शेड्यूल है। अगर आप भी अपना टाइम शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आपको टाइम स्लॉट जो भी आपका हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। ये तो मेरा टाइम शेड्यूल है। इसमें सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड को ऑफ रहता है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सैटरडे संडे उनका वर्किंग डेज है तो मेरा यही टाइम शेड्यूल रहता है, सुबह 5:30 बजे उठना, और यही टाइम शेड्यूल रहता है। कोशिश करती हूँ मैं रात को भी 2 घंटे निकाल लूँ। तो मेरे ऐसे लगभग करके 2 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को, दोपहर को, फिर 2-3 घंटे, तो 6 से 7 घंटे डेली प्रोडक्टिव निकल जाते हैं। तो इतना मैं डेली कर लेती हूँ। उसमें मैं कोशिश करती हूँ डेली 3 सब्जेक्ट करूँ। सीडीपी है, कोई जीएस का टॉपिक उठा लिया, कभी जीएस, कभी मैथ। मैथ में डेली करती हूँ क्योंकि थोड़ी मेरी मैथ वीक हो गई है। और मुझे और कोई और टॉपिक उठा लिया जैसे मुझे ठीक लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 3 सब्जेक्ट के, तो 3 टॉपिक लेके चलूँ। सैटरडे संडे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बिना चाय पिए मेरा सिर में दर्द हो जाता है। तो मैं जब हस्बैंड चले जाता है तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने बैठती हूँ। तो आज मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में सीडीपी करूँगी, और सीडीपी में मैं यूनिट 7 कर रही हूँ। और यूनिट 7 इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में, तो उसके बारे में मैं मतलब आज करूँगी। काफ़ी कमेंट मेरे पे ये भी आते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखो, वैकेंसी का कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पे कल भी एक मैसेज आया था कि वैकेंसी कब तक आएगी। डियर, वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, शायद मार्च तक आ जाए, अप्रैल तक आ जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर उसके बाद तो कोई एग्ज़ाम निकलने से रात 2-3 घंटे, जितना भी आपको टाइम निकाल पा रहे हो, तो उतना आप अपना प्रोडक्टिव टाइम दे सकते हो। तो मतलब अगर हम सोच के तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है टीचिंग एग्जाम का क्या टारगेट होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने अपने लिए चाय बना दी है। मुझे बिना चाय पिए मतलब मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो मैं इनके जाने के बाद सबसे पहले अपनी चाय बनाती हूँ। मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। यहाँ पे मैं यूनिट 7 कर रही हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन। वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन आपने CTET के रिगार्डिंग में पढ़ रखा होगा, मैंने भी पढ़ रखा है। तो इतना मतलब हार्ड नहीं लगा। इसमें एकीकृत शिक्षा, और मैंने इसके ज़्यादा नोट्स भी मैंने बनाए जो मुझे ठीक लगा नोट डाउन करने का। और समावेशी शिक्षा के बारे में बता रखा है। ज़्यादा मैंने बहुत बड़े नोट्स नहीं बनाए इसके, क्योंकि मुझे तो काफ़ी आसान लगा था। समावेशी शिक्षा में अंतर और एकीकृत शिक्षा में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ बताई थी। एक जो इसमें मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी, शायद आपके उसमें भी ये काम करे, हर कोई प्रतिभाशाली है, मतलब ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली है, हर कोई प्रतिभाशाली है, परंतु एक मछली की को अगर पेड़ पे चढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाए तो उसका पूरा जीवन यही मानती रहेगी कि बुद्धू है। तो हर कोई प्रतिभाशाली है। आप ये मत सोचो कि आप हाउस वाइफ हो तो आप किसी से कम हो।
हाँ, हो सकता है आपको टाइम पढ़ने का कम मिलता है, लेकिन एक आप हाउस वाइफ हो तो अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। अगर हम सोचेंगे भाई ये तो हाउस वाइफ नहीं है, लड़की पढ़ रही है और इसको कम्पीट करनी है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ तुमसे है और किसी से नहीं है। तुम्हें डेली का एक टारगेट करना है कि मेरा 1 वीक का ये शेड्यूल है, 1 वीक में मुझे ये टॉपिक करना है, अगले 1 वीक तक कि मुझे आता नहीं आता, बस इतना ध्यान रखना है। ये नहीं टॉपिक करना कि इसने इतना कर लिया, उसका सिलेबस इतना होगा। तुम हाउस वाइफ हो और अपने आप को कहीं से कहीं तक ये नहीं मानना कि तुम बहुत पीछे रह गई हो या तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तो तुम प्रतिभाशाली हो, हर कोई प्रतिभाशाली है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कि हर कोई प्रतिभाशाली है। तो इसमें बता रखा था कि अलग अलग विशिष्ट बालक जो होते हैं तो वो भी प्रतिभाशाली, उनमें के भी अंदर मतलब कोई कान से सुन नहीं सकता, कोई आँख से देख नहीं सकता, तो उनके अंदर भी कोई प्रतिभा होगी। जैसे ब्रेल लिपि का आविष्कार किया उन्होंने, ब्रेल ने, वो अंधे थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, तो कहीं ना कहीं प्रतिभा उनके अंदर भी थी। तो हर किसी के अंदर प्रतिभा होती है, वो छिपी रहती है, उसे अपने आप को निखारने की जरूरत होती है। जैसे आपने सुना ही होगा, हनुमान जी को भी अपनी प्रतिभा कहाँ पता थी, वो तो याद जामवंत की याद दिलाने पर उन्हें याद आई। तो हर किसी के अंदर प्रतिभा छुपी रहती है। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैंने अपने लिए नोट डाउन भी कर ली। और इसमें जो बताया गया था कि बच्चों को कैसे, जैसे बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाए, उन्हें किस तरीके से एक्टिविटी दी जाए, और तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस, जो बच्चा कोई बोलता है ज़्यादा उसे कैसे अलग बिठाया जाए। तो ये सब मैंने पढ़ लिया था, एक बार पूरा नोट कर लिया था। तो मैंने ज़्यादा इसके नोट लिखे नहीं, कि मुझे जो जो ज़रूरत लगी मैंने इसके वो नोट्स लिखे थे कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, मतलब बच्चों का कैसे मूल्यांकन करें, समावेशी जो मतलब इस तरीके के बच्चे हैं उनको कहते हुए मैंने पढ़ लिया था। इसमें मैंने ज़्यादा कोई नोट्स नहीं बनाए, जैसे मुझे ठीक लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए। इसके बाद 2-2.5 घंटे हो गए थे और मैं अपना घर का काम करने आ गई थी। जैसे कि पता है कि फिर मतलब मेरे को रहता है सुबह सुबह जल्दी से 2 घंटे की पढ़ाई हो जाए तो दिन प्रोडक्टिव होता है, तो उससे माइंड में सब कुछ आ जाता है। वरना हम पूरी तरह अगर हम रिवर्स काम करेंगे ना कि पहले पढ़ो मत, अगर मान लो तुम हाउस वाइफ हो तो तुम सुबह और जल्दी उठने की कोशिश करो अपने काम से पहले, तो कम से कम ये तो रहेगा तो कि 2 घंटे की तुम तैयारी कर लोगे। एक मेरे पे कमेंट आया था कि मैं 1.5 साल का मेरा बेबी है, मैं कैसे बेबी के साथ मैनेज करूं और मैं बेबी के साथ कैसे पढ़ाई करूं। तो डियर, मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी, आपको ठीक लगे आप फॉलो करके देख लेना। जैसे कि अगर आपका बेबी छोटा है, 1.5 साल का है, तो देखो 1.5 साल के बेबी के लिए आपको क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको बेबी से पहले उठना है। अगर बेबी तुम्हारा 6 बजे उठ रहा था तो बेबी से 1 या 2 घंटे पहले उठना पड़ेगा आपको, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। अगर तुम्हें कोई जॉब लेनी है अपने लाइफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मेरा बेबी तो मेरे साथ ही उठ जाता है, तो देखो बेबी ना, छोटे बच्चे महक सूंघ लेते हैं माँ की स्मेल, तो उसके पास अपना कोई दुपट्टा छोड़ दो, अपने पिलो लगा दो, अपने हस्बैंड से कह दो कि इसके पास आ जाए, तो उससे क्या होगा, उसे लगेगा कि मेरी मम्मी मेरे साथ है, वो उठेगा नहीं। तो वहाँ आप 1-2 घंटे अपने बचा सकती हो। और क्या जो छोटा बच्चा होता है, 1-1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, वो 12 घंटे तो सोता ही है, तो 8-9 घंटे वो रात में सोता है, 2-3 घंटे वो दिन में सोता है, सबका टाइमिंग अलग होता है। तो आप ये देख लो आपका बच्चा किस टाइम सो रहा है, उस टाइम आपको पढ़ना ही है, उस टाइम आपको घर के काम नहीं करने। घर के काम आप उस टाइम कर सकती हो जब वो जग रहा हो, उसे भी देख भी सकती हो। और घर के काम जब वो सो रहा है आपको सिर्फ पढ़ना है, वो अपना देख लो, दोपहर में सो रहा है, शाम में सो रहा है, दिन में सो रहा है, उस टाइम आपको सिर्फ पढ़ना है। तो हाँ, आपके 2-3 घंटे, सुबह 1-2 घंटा निकल जाएगा, 2-3 घंटे ऐसे आपके वहाँ पे निकल जाएंगे। और आप क्या कर सकते हो, सपोज आपका बच्चा उठ गया तो आप उसे किसी एक्टिविटी में इंगेज कर सकते हो, जिससे आपका आधा पौना घंटा तो निकल जाए छोटा सा कोई टॉपिक पढ़ने के लिए। तो आप चटाई बिछा लो, मैट बिछा लो, उसके खिलौने डाल दो, बहुत सारे डिब्बे वगैरह डाल दो उन्हें, वो उसमें अरेंज करता रहेगा, बच्चे लगे रहेंगे। क्या थोड़ा बड़ा बच्चा है, पेंसिल और स्केच पेन दे दो, वो भरता रहेगा उनमें, तो थोड़ा वो इंगेज रहेगा और आप उसे देखते रहोगे। कोई छोटा सा टॉपिक आप वहाँ कर भी सकती हो, कोई भी छोटा एक टॉपिक ले लेना आधा पौना घंटे का, तो वहाँ आप उसे कर सकती हो। और उसके अलावा क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप 1-1.5 साल का बच्चा है तो आप फीड कराती होगी उसे, बच्चे को 2-3 बार फीड कराना पड़ता है, उसमें भी आधा पौना घंटा निकल जाता है। तो आप उस टाइम क्या करो, अपने कान में लीड लगा लो और करंट अफेयर देखना है, मतलब GS की कोई क्लास देखना चाहो देख लो, और उसके बाद वो बाद में नोट डाउन कर लो। तो एक GS की क्लास वहाँ से आप देख सकती हो, GS की क्लास मतलब आधा घंटा वहाँ देख लिया। तो अपना देखो, आप हाउस वाइफ हो, आपको टाइम तो बचाना ही पड़ेगा, आपके पास भी 24 घंटे हैं। और देखो, आपको अपने बच्चे को भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बेबी होना चाहिए, सेकंड आपकी स्टडी, और थर्ड आपके घर के काम। और हो सके तो अपने घर के कामों के लिए हाउस मेड रख सको तो रख सकते हो, नहीं रख सकते तो उनको थर्ड
आप कोई सुपर वूमेन नहीं हो कि आप सब कर लोगी, पढ़ाई भी कर लोगी, घर भी संभाल लोगी, बच्चे भी कर लोगी। एक अगर घर के काम में 1 2 19 20 हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बेबी को दो, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो। जिस टाइम वो सो रहा है या पढ़ रहा है तो आप पढ़ इंगेज हो रहा है तो उस टाइम आप अपना पढ़ सकते हो, स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो। वरना तो अगर 1 2 साल बीत गया तो फिर एज निकल जाएगी, तो लाइफ टाइम ये अफसोस रहेगा कि हम काश उस टाइम पढ़ लेते। तो ये अफसोस आपको ना रहे तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके देख सकते हो। अगर मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है बेबी का, लेकिन अगर ये ट्रिक आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप 5 से 6 घंटे तो डेली, और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 5 से 6 घंटे मस्ट है। टीचिंग एग्ज़ाम को निकालने के लिए तो 5 6 घंटे बहुत हैं। कोई अदर, और अभी टीचिंग एग्ज़ाम का अता पता भी नहीं, तो 6 7 महीने आप अगर यही शेड्यूल रखेंगी तो आपके धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री हो जाएगी, मैथ हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी। आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करो कि आज मुझे इस वाले चैप्टर का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। ये मत सोचो पता नहीं मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। अब आपको ये सोचना है मुझे आज का क्या करना है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ये हो जाना चाहिए हर हाल में, चाहे मैं कैसे भी टाइम निकालूँ। तो वो आप अपना देख सकती हो। और उसके घर के काम, लड़कियों को घर के काम भी रहते हैं, तो अपना कोशिश करो कि घर के काम करने से पहले 1 2 घंटा निकाल लो, वरना आप बुरी तरह थक जाओगे। आप ये सोचोगे कि पहले सारे घर का काम कर लूँ, 8 9 बज जाएँ और उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँ, तो आप बुरी तरह थक चुकी होगी। तो कोशिश करो सुबह जल्दी उठो। भाई तुम्हें कहीं तो अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं होने का। इसके बाद मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। सेकंड स्टडी स्लॉट में मैथ पढ़ रही हूँ। तो मैथ में गगन प्रताप सर के बैच, मैंने करियर विल में से पूछ रहे थे लोग आप कहाँ से पढ़े, तो मैंने गगन प्रताप सर का करियर विल का बैच परचेज कर रखा है, एसएससी वाला, क्योंकि इसी लेवल का वो पूछता है। और आपको पता ही है DTSSB के लिए बहुत कम टाइमिंग रहता है, तो हमें क्विक करने हैं क्वेश्चन। तो मैंने इन्हीं का बैच ले लिया था, मुझे इनका सबसे सही लगा। यहाँ पर मैं इनकी 5th वीडियो कर रही हूँ। लास्ट में 4th यूनिट तक कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इस वाली यूनिट में क्या दिक्कत हुई, डेविएशन मेथड करा रहे थे। डेविएशन मेथड से इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। अब मुझे डेविएशन मेथड आता नहीं था, पढ़ रखा था, भूल गए। जब काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं करोगे तो भूल तो जाती हैं। तो मुझे डेविएशन मेथड का कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, रैंडमली फिर इनकी यूट्यूब पे डाल दिया डेविएशन मेथड, वहाँ मिला नहीं। फिर इन्होंने बताया कि किसी बच्चे को डेविएशन मेथड नहीं आता तो मेरी वाली वीडियो में से आप डेविएशन मेथड की 1.5 घंटे की वीडियो है वो कर लो। फिर वहाँ से पहले मैंने डेविएशन मेथड किया, वो मेरी जब समझ में आ गया फिर मैं इनकी वीडियो पढ़ी। तो इन्होंने आज 25 क्वेश्चन कराए थे, सारे डेविएशन मेथड कराए थे। और कुछ क्वेश्चन जैसे इस तरीके के कराए थे कि एक बच्चे ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, एक गलत लिख दिया, एक सही लिख दिया, तो बताओ इसका ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा। या फिर एक क्वेश्चन इन्होंने ऐसे कराया था कि गर्ल्स बॉयज़ का इतना रेशो है, बॉयज़ का एवरेज इतना है, गर्ल्स का इतना है, टोटल एवरेज इतना है। तो किसी में बॉयज़ का निकालना था, किसी में गर्ल्स का निकालना था। और इन्होंने हर क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, मतलब इन्होंने सीजीएल के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया था, इसमें सीपीओ के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया था। इवन यूपीएससी का सीसैट में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। और मोर देन इनफ है अगर तुम इनके उससे तैयारी कर रहे हो। और ये 25-30 डेली, मतलब मैं तो डेली एक ही वीडियो कर पाती हूँ, क्योंकि एक वीडियो उनकी 1.5 घंटे की होती है। और फिर मैं बेसिक से करती हूँ, तो मुझे उसे करने में आधे से पौना घंटा मतलब एक्स्ट्रा लग जाता है। 1.5 घंटे की वीडियो पता चला मुझे 2 घंटे लग गए या 3 घंटे लग गए। और ऐसा भी होता है कि आज तो मेरे को डेविएशन मेथड करना पड़ा, तो मुझे इसी वीडियो को मैं 12 बजे बैठी तो मुझे 4 बज गए, मैं भूल भी गई मुझे खाना भी खाना है, तो 4 बजे मैंने खाना खाया था फिर। और यहाँ पे जो इन्होंने जैसे जहाँ वो बताए थे मतलब फॉर्मूलेज वगैरह, वो तो मैंने उसके लिए अलग एक कॉपी बना रखी है। फॉर्मूले में रफ में नहीं लिखती, क्वेश्चन तो मैं रफ में कर लेती हूँ। तो जितने भी फॉर्मूला है मैंने एक ही कॉपी है उसमें नोट डाउन कर रखे हैं जितने भी फॉर्मूले हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन कर रखे थे, कर लिए थे। उसके बाद एवरेज के बाद मैं सोची पहले परसेंटेज करूँगी, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसके एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज की इनकी 9 वीडियो है, ये मेरी अभी 5th वीडियो चल रही है। तो 3-4 दिन में वाली सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, मान लो सितंबर तक हो जाएगी। तो 1 अक्टूबर से मैं ये वाली इसके परसेंटेज की वीडियो करना कंटिन्यू कर दूंगी। और
फैमिली में रहती हो, बच्चे भी हैं और जॉइंट फैमिली रहते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हो, 5 to 6 आवर पढ़ने का वो है, तो आप बता दो मुझे नीचे कमेंट में करके, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आप हाउस वाइफ हो और फैमिली के साथ और ससुराल वालों के साथ और बच्चे के साथ कैसे 5 से घंटे प्रोडक्टिवली निकाल सकती हो। थोड़ा देखो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा काम से भी, उससे भी लोगों से कनेक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कि तुम पूरे दिन अपनी फैमिली मेम्बरों से बात करे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तुम हाउस वाइफ हो, तो तुम्हें ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक हाउस वाइफ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, अपनी बेबी की भी, अपनी फैमिली की भी, तो उन सब से टैकल करने के बाद हमें सारी चीज़ करनी है, तो थोड़ा बहुत तो अपना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। लेकिन अगर ये तुम अपना कॉम्प्रोमाइज़ अब कर लोगी तो तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। यहाँ फिर मैं ये करने के बाद उसमें मुझे 4 घंटे लग गए, क्योंकि मैंने डेविएशन किया था, ये 1.5 घंटे की वीडियो करी थी, 1.5 घंटे डेविएशन में था, फिर उसे समझने में मैं सोने चली गई थी, फिर दर्द होता और मैं लेट उठी थी, मेरे डेली घूमने जाना होता है, तो मैं लेट उठी थी, फिर मैं लेट ही घूमने गई थी, क्योंकि मैं अपना खाना बना के जाती हूँ, तो मुझे खाना बनाना था, तो मैं खाना बना के गई थी अपना, मतलब मैं आटा लगा देती हूँ, सब्जी बनाना होता है जो सब्जी बना देती हूँ, फिर मैं घूमने जाती हूँ कि आके मुझ पर बर्डन ना रहे और आके मैं खाना बनाने से पहले 1-2 घंटे पढ़ भी लूँ। तो फिर इसके बाद मैं घर आ गई थी। आज मैंने कम ही स्टेप चले, अराउंड 3200 स्टेप चले थे। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी, और उनको चाय देने के बाद मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट करने चली गई थी। और 3rd स्टडी स्लॉट में मैंने एरर सोचा था कि एरर करूँगी, तो तरुण ग्रोवर सर की 1.5 घंटे की वीडियो है एरर की, तो उन्होंने उसमें CGL CPO मतलब CGL CPO CHSL जो भी क्वेश्चन के थे, उन्होंने 25 क्वेश्चन कराए थे, और उन क्वेश्चनों को इतना डिटेल में कराया था, हर क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन बताए थे। मतलब एक क्वेश्चन है तो उससे 4 से 5 के इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये भी कमियां हो सकती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। तो बहुत अच्छे से सर ने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर कोई बिल्कुल बिगनर है तो वो तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकता है, सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। रानी मैम है, रानी मैम की 11 घंटे की वीडियो है, वो मैंने एक बार देखी थी, तो 2-2.5 घंटे की देखी थी, तो मुझे तरुण ग्रोवर सर से पढ़ने में सही लगता है। रानी मैम को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो 1.5 घंटे की वीडियो थी, तो 1.5 घंटे की वीडियो करने में लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि तुम सारी चीज़ नोट डाउन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इनके जो भी इन्होंने बताए थे, मैंने सब नोट डाउन कर लिए थे। उसके बाद मैं रात का डिनर बनाने आ गई थी, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हमें तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, मतलब खाने से लेके, सुबह उठने से लेके शाम को खाने तक, तो ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो रात को मैं फिर खाना बनाने गई थी। इसके बाद भी मैंने सोचा था 1 से 1.5 घंटा पढ़ लूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी, पढ़ने का मेरा मन नहीं किया। सोची थी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई टॉपिक पढ़ लूँ, तो लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ पढ़ने का। तो मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट डे कोई टारगेट करेंगे। तो मुझे लगता है आपको भी, अगर आप बिल्कुल बिगनिंग से तैयार करें, तो छोटा सा टारगेट बनाओ, अपने छोटे छोटे टारगेट अचीव करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी कि हमने आज ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, और नेक्स्ट डे भी पढ़ने का मन करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।